चलेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो मोहम्मद गजनबी, जो महमूद गजनबी था, उसकी मृत्यु हुई 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? गजनी में ही। क्लियर? अतिसार रोग के कारण या अतिसार बीमारी के कारण। तो यहाँ तक की जो बातें थी वो हमने डिस्कस की। तो सारे के सारे जो फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ध्यान रखिएगा। गजनबी से पूछे जाने वाले मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो ध्यान रखना है। गजनबी के जो पिता थे उनका नाम था सुबुक्तगीन, और उनके जो शासक थे, उनके जो ओनर थे वो कौन थे? अल्पतगीन नामक एक सरदार। क्लियर? जो तुर्क साम्राज्य का ही एक हिस्सा माना जाता था गजनी, जो वर्तमान में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अब देखिए यहाँ पे एक बार हम कुछ और पॉइंट के ऊपर अगर बात करें गजनबी से रिलेटेड, तो देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं गजनबी के ऊपर से, वो पूछे जाते हैं उनके जो लेखक हुआ करते थे, उनके दरबार में जो लेखक थे, उनके साथ जो इतिहासकार जो लेखक थे, उनके ऊपर से। तो अब हम बात करेंगे राइटर्स जो महमूद गजनबी के समकालीन थे या उनके दरबार के मुख्य राइटर्स या लेखक जो थे उनके बारे में। क्लियर? तो यहां पर जो हमारा फोकस होगा वो होगा महमूद गजनबी के दरबार के मुख्य राइटर्स के ऊपर। क्लियर? देखिए सबसे फेमस नाम, सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है अल बरूनी का। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे, फर्स्ट नंबर पे अल बरूनी। अल बरूनी का वास्तविक जो नाम था, रियल जो नाम था, वो था अबू रेहान मोहम्मद। क्लियर? ध्यान रखिएगा, हालांकि नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। अल बरूनी जो सबसे मेन नाम है, जो सबसे मुख्य नाम है, अल बरूनी। अल बरूनी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद। क्लियर? ये क्वेश्चन, ये बुक का नाम कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अल बरूनी की जो बुक है उसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। या फिर तहकीक ए हिंद। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ हिज कोड वॉज अल बरूनी। अल बरूनी जिसकी बुक का नाम है किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। तो ये तो हो गई पहली बात। सेकंड नंबर पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट राइटर था उसका नाम था उतबी। क्या नाम है? उतबी। देखिए उतबी की अगर बात करें तो उतबी ने एक अरबी भाषा की बुक को क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। किसमें? पारसी भाषा या फारसी भाषा में। क्लियर? तो उतबी ने एक बुक का ट्रांसलेशन किया है जिसका नाम है चचनामा। इन पर्शियन लैंग्वेज में, चूंकि अरबी लैंग्वेज की बुक है, उसे किसमें चेंज किया? पर्शियन लैंग्वेज में। किसने? उतबी ने। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। उतबी, चार नाम में बता देता हूं, अलबरूनी, उतबी, अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी और बेहाकी। ये चार इंपॉर्टेंट राइटर थे। तो उतबी की बुक का नाम है चचनामा। उसने क्या किया है? लिखी है किसमें? फारसी में। क्लियर? ये बात। चचनामा बेसिकली ओरिजिनल जो बुक थी वो अली अहमद की थी, जो किसके साथ या किसके समय के थे? महमूद अरब जो इन्वेडर आए थे जिनका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं उतबी की एक और बुक। उतबी की एक और बुक है जिसका नाम है किताब उल यामिनी। क्लियर? तो यहां पे किताब उल यामिनी या तारीख यामिनी, ये एक बुक लिखी है किसने? उतबी नामक राइटर ने। तारीख यामिनी या किताब उल यामिनी। क्लियर? चलिए तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो तीसरे जो राइटर हैं वो है फिरदौसी। फिरदौसी, और फिरदौसी ने जो फेमस बुक लिखी है उसका नाम है शाहनामा। शाहनामा, द बुक रिटन बाई फिरदौसी। क्लियर? अब फोर्थ नंबर पे हम बात कर लेते हैं। चौथा जो राइटर है उसका नाम है बेहाकी। बेहाकी, और बेहाकी ने जो बुक लिखी है वो लिखी है महमूद गजनबी के पिता, इट मींस
इट मीन्स कौन थे पिता, उनके पिता थे सुबुक्तगीन, उनके जीवन के ऊपर, इट मीन्स तारीख है सुबुक्तगीन। तो इनकी जो बुक है उसका नाम है तारीख है सुबुक्तगीन। चलिए, तो यहां पर सारी जानकारी सुबुक्तगीन है ना, यहाँ पे आप लोग स्पेलिंग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, सुबुक्तगीन की बुक, सॉरी सुबुक्तगीन के जीवन पर लिखी गई बुक बेहाकी की क्या है, तारीख है सुबुक्तगीन। तो इनके समय पर इनके साथ में रहने वाले 4 इंपोर्टेंट फेमस राइटर्स जिनके द्वारा लिखी गई चारों बुक मैंने यहाँ पे बता दी है। सबसे पहला अलबरूनी जिसका नाम था किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, इसके बाद है उतबी की जो बुक है वो है किताबुल यामिनी या तारीख है यामिनी। इसके अलावा चचनामा का फारसी भाषा में उन्होंने ट्रांसलेशन कराया है और उसका नाम चचनामा ही होगा। चचनामा ओरिजिनल जो बुक है वो किसकी, अली अहमद की, किसके समय पर लिखी गई थी, सिंध का इतिहास पता चलता है, किसके समय के आक्रमण की जानकारी मिलती है, इस बुक से पता चलता है हमें मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण की, क्लियर, तो उसकी हिस्ट्री पता चलती। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप लोग देख रहे हैं फिरदौसी ने बुक लिखी शाहनामा, किसके ऊपर, यहाँ पे शाह किसको कहा गया है, महमूद गजनबी को। और बेहाकी ने बुक लिखी है तारीख सुबुक्तगीन, इट वाज द लाइफ स्टोरी ऑफ सुबुक्तगीन हु वाज द फादर ऑफ महमूद गजनबी, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टाइटल्स या कुछ उपाधियों के ऊपर, जो टाइटल्स जो उपाधियां ग्रहण करी थी किसने, महमूद गजनबी ने। तो अब महमूद गजनबी की कुछ उपाधियों की अगर हम बात करें तो महमूद गजनबी जब भारत में आया है, देखिए वो शासक कब बना वो मैं बता चुका हूँ, 998 में अपने पिता की मृत्यु होने के बाद वो गजनी का शासक बना था। अपने भाई की मृत्यु को मारकर, उसको हटाकर, उसको मारकर वो यहाँ पर गजनी का शासक बना। अब देखिए जो टाइटल था ना उसका, सबसे पहला जो टाइटल था वो था सुल्तान। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो उपाधि है वो क्या है, सुल्तान की उपाधि है। और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम रूलर हु एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान, भारत का पहला मुस्लिम व्यक्ति या भारत में आने वाला पहला मुस्लिम शासक, ये बात ध्यान रखिएगा, भारत में आने वाला पहला मुस्लिम शासक हु टुक द टाइटल सुल्तान। तो ध्यान रखिएगा वो व्यक्ति जो था वो था महमूद गजनबी, जो भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि जो दी जाती है उस समय पर, दिस टाइटल वाज गिवन बाय द खलीफा, ये उपाधि देने का काम किया करते थे खलीफा, खलीफाओं के द्वारा ये उपाधियां दी जाती थी। अब खलीफा की बात करें तो खलीफा मैं बता चुका हूं मुस्लिम धर्म जब हमने डिस्कस किया था, खलीफा वाज द सक्सेसर ऑफ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के सक्सेसर को ही क्या कहा जाता है, खलीफा। क्या कहा जाता है, खलीफा या खलीफ। तो ध्यान रखिएगा 4 खलीफाओं के नाम मैंने आप लोगों को बताए थे। सबसे पहले खलीफा हुए थे अबू बकर, उनके बाद हुए थे उमर, और फिर हुए थे उस्मान, और चौथे हुए थे अली, समझ गए ना। उसके बाद फिर मुस्लिम धर्म में 2 डिवीजन हुए हैं, वो भी हमने डिस्कस किया है, शिया और सुन्नी, उनके बारे में बात करी है। चलिए, सुन्नी जो सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं 80-85%, और शिया जो है वो कम है 10 to 15%। उनमें क्या डिफरेंसेस है वो हम और भी डिस्कस करेंगे, हालांकि बता चुका हूं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सुल्तान का टाइटल दिया है। सुल्तान का टाइटल कौन देता है, खलीफा, लेकिन खलीफाओं ने इनको नहीं दिया है, इन्होंने खुद ही ये उपाधि क्या कर ली थी, धारण कर ली थी। ध्यान रखिएगा, ही टुक द टाइटल सुल्तान बाय ओन, खुद से ही ले ली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब दूसरी उपाधि की अगर बात करें तो इनकी जो दूसरी उपाधि हुआ करती थी वो थी गाजी की। गाजी भी इन्होंने अपने आप को कहा है, इन्होंने अपने आप को क्या कहा है, गाजी कहा है। इट मींस ही टुक द टाइटल गाजी। अब देखिए गाजी किसे कहा जाता है, गाजी उस व्यक्ति को या उस पर्सन को कहा जाता है जो मारता है, जो किल करता है, किसे, जो मारता है गैर मुस्लिम्स को, समझ गए। तो ऐसा व्यक्ति जो गैर मुस्लिम को मारता है उसे क्या कहा जाता है, गाजी, समझ गए ना। गैर मुस्लिम मतलब गैर मुस्लिमों को कहा गया है काफिर, मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, काफिर। तो जो काफिरों को मारे उसे क्या कहा जाएगा, गाजी, क्लियर। और काफिर का मतलब जो कलमा में भरोसा नहीं रखता, जो कलमा को नहीं मानता है, वो इज नोन एज नॉन मुस्लिम। ठीक है, तीसरा टाइटल या तीसरी उपाधि की बात करें तो तीसरा जो टाइटल था इनका वो था बुत किसन या बुता किसन, क्लियर, बुता किसन। बुता किसन या बुत किसन का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स या स्टैच्यू, डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैच्यू। ऐसा व्यक्ति जो मूर्तियों को तोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, बुता किसन, यानी कि मूर्ति भंजक। ध्यान रखिएगा, मूर्ति भंजक यानी बुता किसन, इट मींस डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैच्यू। इन्होंने क्या किया था, ये चाहते थे इतिहास में ये मूर्ति भंजक के रूप में जाने जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है मुस्लिम रिलीजन जो है, मुस्लिम धर्म जो है वो मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं रखता है।
इसलिए इन्होंने जब भारत पर आक्रमण किए तो भारत के मंदिरों में जिन जिन मंदिरों पर अटैक किया, उन मंदिरों की जो मूर्तियां हैं उन्हें क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने टाइटल्स बता दिए, सुल्तान गाजी और बुताकिसन। इसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया उनके समय के जो इंपॉर्टेंट फेमस राइटर हुआ करते थे वो, और उसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पूरा उनका कैंपेन रहा है इंडिया का, कब से कब तक का, 1000 से लेकर 1027 तक महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। 17 अटैक किए थे भारत पर, कब से कब तक, 1000 से लेकर 1027 तक। क्लियर। अब इन आक्रमणों की बात करें तो सबसे पहले 1000 में उसका अटैक हुआ था मुल्तान पर, किसके ऊपर, जयपाल, वो अनिर्णायक रहा। फिर 1001 में डबल से किया जिसमें उसको सक्सेस मिली और उस जयपाल के ऊपर हंसकर वो वापस लौट गया। जयपाल को इतना अपमान फील हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया, उसने जोहर कर लिया, समझ गए। फिर 1005 में हमने एक इन्वेजन उसका पढ़ा होगा, कहां का, मुल्तान का। मुल्तान पे उसने अटैक किया, किसके ऊपर, अब्दुल फतेह दाऊद के ऊपर, और अब्दुल फतेह दाऊद को मार दिया क्योंकि वो हेल्प करता था किसकी, आनंदपाल की। फिर 1008 में उसने युद्ध लड़ा, बैटल ऑफ बेहिंद या नीलम नदी का युद्ध। नीलम जो कश्मीर में बहने वाली एक मुख्य नदी है, जो सहायक नदी है किसकी, झेलम की, जिसे कहा जाता है भारत में क्या, किशनगंगा, और कश्मीर में क्या कहते हैं, नीलम। तो नीलम नदी का एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में हारते हारते ये बच गया और जीत गया। क्लियर। ठीक है। तो आनंदपाल के साथ हुआ 1008 में। इसके अलावा 1006 में नगरकोट का युद्ध हुआ। नगरकोट मंदिर, जो नगरकोट महादेव का मंदिर था, उस पर अटैक किया था, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट या कांगड़ा जिले में आता है। 1011 और 12 के बीच में इसने कई सारे आक्रमण किए उज्जैन और मथुरा के मंदिरों के ऊपर, 1011 एंड 12। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। फिर 1014 में अगर बात करें तो थानेश्वर, जो हरियाणा में के कुरुक्षेत्र में आता है, वहां पर स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर अटैक किया और वहां पर जो चक्रधारी की जो मूर्ति थी, जो चक्र स्वामी की जो मूर्ति थी, उसे क्या कर दिया, तुड़वा दिया, उसे डिस्ट्रॉय करवा दिया। चक्र स्वामी का मतलब है भगवान कृष्ण की मूर्ति, ना कि भगवान शंकर की मूर्ति। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है, जो इनके ऊपर से पूछा जाता है, वो इनका 1025 में होने वाला आक्रमण जो इन्होंने किया था सोमनाथ, गुजरात पर, जहां पर सोमनाथ भगवान शंकर का एक प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था, लकड़ी का बना हुआ मंदिर, जिसका दरवाजा सोने का था। उस सोने के गेट को और सोने की मूर्ति को उन्होंने अपने साथ लूट कर ले गए। लेकिन जब वो, ये 16वां अटैक था, जब वो लौटकर जा रहे थे, यहाँ से जब नॉर्थ की ओर जा रहे थे राजस्थान में, तो राजस्थान में जाटों ने इन्हें घेर लिया और जाटों ने इनके द्वारा लूटे गए सारे धन को क्या कर लिया, अपने पास रख लिया। इसी का बदला लेने के लिए वो वापस आया और 1027 में उसने फिर अटैक किया और जाटों के ऊपर अटैक किया दिल्ली के पास, और जाटों को भी उसने लूट लिया और फिर वो वापस चला गया। फिर उसका लक्ष्य था वापस आने का, लेकिन आने के पहले ही उसकी 1030 में क्या हो गई, डेथ हो गई, बीमारी के कारण या अतिसार के कारण। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पॉइंट को डिस्कस किया है हमने। यहाँ पर जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे तुर्क से होने वाला या तुर्की से होने वाला दूसरा आक्रमण जो हुआ था 1075 से लेकर 1175 से लेकर 1206 तक, और ये करने वाला था वही गजनी का एक और शासक जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। समझ गए। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड इन्वेजन ऑफ तुर्की, दैट इज मोहम्मद गोरी इन्वेजन। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं भारत पे होने वाले दूसरे तुर्की आक्रमण की। तो सबसे पहले जो तुर्की आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था, वो हुआ था महमूद गजनबी का। अब हम बात करेंगे सेकंड तुर्की इन्वेजन। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात हो रही है यहाँ पे सेकंड टाइम के तुर्की आक्रमण की। देखिए, सेकंड जो तुर्की इन्वेजन हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गोरी के द्वारा। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड इन्वेजन किया गया किसके द्वारा, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ने जो भारत पे आक्रमण किए हैं, अगर हम ओवरऑल टाइम की बात करें तो लगभग ये जो इन्वेजन हुए हैं ये हुए हैं 1175 से लेकर 1206 तक, 1206 तक। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइम का काफी ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को। अब टाइम का इंपॉर्टेंस शुरू हो गया है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से टाइम पूछे जाएंगे। 1175 से लेकर 1206 तक जो आक्रमण हुए हैं, जो लूटपाट हुई है, वो किसने की है, मोहम्मद गोरी नामक शासक ने। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, मोहम्मद गोरी की बात की जाए तो यह भी एक क्या था, यह भी एक तुर्क आक्रमणकारी था, या यह भी एक तुर्क शासक था। क्लियर। ये बात क्लियर हो गई कि ही वॉज अ तुर्क रूलर, यह भी एक तुर्क शासक था। कहाँ का था, तो मोहम्मद गोरी की बात की जाए तो यह भी गजनी का ही एक शासक हुआ करता था। यह भी कहाँ का शासक था, गजनी का। क्लियर। तो गजनी का ही एक शासक हमने पढ़ा है इनके पहले, जिसका नाम क्या था, महमूद गजनबी। अब गोरी की बात की जाए तो गोरी भी कहाँ का शासक था, गजनी का। लेकिन अगर हम इसके क्लान की, अगर हम इसकी जाति की बात करें तो ये जो था ये किस जाति से बिलोंग करता था। यहाँ पे आप जाति की या क्लान की बात ध्यान रखिएगा, यह संसबानी तुर्किस था। क्लियर। संसबानी तुर्किस।
संसबानी, ध्यान रखिएगा। बाबर की कास्ट पूछी जाती है, समझ गए। जब हम मुगल डायनेस्टी डिस्कस करेंगे तो बाबर की कास्ट एग्जाम में पूछी जाती, जाति पूछी जाती, वो छगताई तुर्क था। उसी प्रकार अगर बात की जाए मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी संसबानी तुर्क था। क्लियर। तो अगर बात की जाए गजनी में, एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, उस डायनेस्टी का नाम था गौर डायनेस्टी। क्लियर। कौन सी डायनेस्टी? गौर डायनेस्टी या गौर वंश। और इसी गौर वंश का जो शासक था वो था कौन? मोहम्मद गोरी। क्लियर। ये बात तय हो गई आप लोगों को, ये बात समझ में आ गई है कि अगर आपसे कास्ट पूछी जाए तो संसबानी तुर्क, और डायनेस्टी नाम से ही समझ में आ रही है गौर डायनेस्टी या गौर वंश। क्लियर। कहाँ का था? तो गजनी का ही था, समझिए। गजनी के पास ही गौर प्लेस है, वहीं से ये बिलोंग किया करता था। देखिए, मोहम्मद गोरी के हिंदुस्तान पर अटैक करने के अगर हम रीजन की बात करें, कारण की बात करें, तो यहाँ पर जो कारण है वो थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। किससे? इसके पहले जो अटैक किया था किसने? इसके पहले जो इन्वेजन हुआ था, किसका इन्वेजन हुआ था? मोहम्मद गजनबी का। तो मोहम्मद गजनबी के इन्वेजन से थोड़ा सा इसका जो टारगेट है, जो रीजन है, वो क्या है? डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें महमूद गजनबी की, तो महमूद गजनबी का जो टारगेट था वो था लूटपाट करना और साथ में बुत परस्ती को समाप्त करना। बुत परस्ती का मतलब कि जो मूर्ति पूजा है उसे समाप्त करना। क्लियर। तो ये जो कारण था वो महमूद गजनबी का था। लेकिन मोहम्मद गोरी की अगर बात की जाए तो मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण करने के का जो उद्देश्य था वो ये था कि वो गजनी से लेकर, धर्म का प्रचार करना तो था ही, लेकिन वो गजनी से लेकर हिंदुस्तान तक एक तुर्क एम्पायर या तुर्क साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहा था। क्लियर। तो रीजन या टारगेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गजनी से लेकर हिंदुस्तान तक एक बड़ा सा, एक विस्तृत सा एम्पायर बनाने की इच्छा थी किसकी? मोहम्मद गोरी की। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे रीजन आप लोगों को समझ गए होंगे, कारण आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इसके पीछे कारण रहा होगा। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब देखिए आगे। इसी उद्देश्य से मोहम्मद गोरी ने भारत पर अटैक किया, भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है मोहम्मद गोरी का, वो यहाँ पे आप लोग टाइम देख रहे हैं, कब हुआ है? 1175 में। तो सबसे पहला इन्वेजन ही इसने कर दिया था 1175 में। ये जो आक्रमण हुआ इनका, जो फर्स्ट इन्वेजन हुआ, जो फर्स्ट अटैक हुआ, वो हुआ मुल्तान पर। मुल्तान और उच्च, ध्यान रखिएगा, मुल्तान एंड उच्च, ये जो दोनों जगह है ये पाकिस्तान में आती है वर्तमान में ये दोनों प्लेस जो है वो कहां पर आते हैं? पाकिस्तान में। तो 1175 में इसने आक्रमण किया मुल्तान और उच्च पर। किसके ऊपर? तो वहां पे भट्टी राजपूत रूल किया करते थे। कौन रूल किया करते थे? भट्टी कास्ट के राजपूत रूल किया करते थे। उनके ऊपर आक्रमण किया और उन्हें लूट कर क्या हुआ? वो वापस चला गया। क्लियर। उन्हें लूट कर वो वापस कहां चला गया? गजनी वापस लौट गए। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 1175 में उसने अटैक किया मुल्तान पर और उच्च पर, और उन्हें लूट कर वो वापस अपने देश गजनी लौट गया। क्लियर। लेकिन गजनी लौटने के बाद उसे चूंकि पता था कि उसी के गजनी का एक महान शासक और हुआ था उससे पहले, जिसका नाम क्या था? महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, और जिसमें सबसे मुख्य जो आक्रमण था वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था, जिससे उसे काफी अपार संपत्ति हाथ लगी थी। क्लियर। क्योंकि ये बात वो जानता था और इसी उद्देश्य से उसने वापस से भारत पर आक्रमण करने का मूड बनाया और गुजरात पर आक्रमण करने की कोशिश की। समझ गए? इसी उद्देश्य से, क्योंकि उसे पता था कि उसके पहले काफी संपत्ति प्राप्त हुई थी उसके पहले वाले शासक को, तो यही इच्छा से कि गुजरात को लूटना है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर अटैक करना और काफी सारी जो धन संपत्ति है वो क्या करना है? अपने पास रखनी है। क्लियर। इसी टारगेट से उसने भारत पर दूसरी बार अटैक करने का प्रोग्राम बनाया। और 1178, यहां पर टाइम ध्यान रखिएगा। अब उसका आक्रमण जो हुआ वो 1178 में हुआ, और कहां पर हुआ है? गुजरात पर। क्लियर। तो अब उसने अटैक करने की योजना बना ली थी गुजरात पर, और जिस समय उसने गुजरात पर अटैक किया था उस समय गुजरात पर कौन रूल कर रहा था? गुजरात पर रूल कौन कर रहा था? गुजरात पर शासन कौन कर रहा था उस इलाके में, उस रीजन में? तो उस समय गुजरात पर रूल कर रहे थे एक शासक जिनका नाम था भीम सेकेंड या भीम द्वितीय, या फिर इनका एक नाम और है मूलराज द्वितीय। ये उसी डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे जिस डायनेस्टी से भीम प्रथम बिलोंग करते हैं। इट मींस चालुक्य।
क्लियर हो गई बात इतनी। तो जब इसने अटैक किया गुजरात पर, उस समय वहां का शासक कौन था? भीम सेकेंड या मूलराज द्वितीय, मूलराज सेकेंड, जो बिलोंग कर रहा था कौन सी डायनेस्टी से, कौन से वंश से? चालुक्य वंश से। क्लियर। तो जैसे ही इसने अटैक किया, इसके ऊपर क्रॉस अटैक कर दिया, या इसी के ऊपर अटैक कर दिया किसने? मूलराज सेकेंड या भीम सेकेंड ने। क्लियर। चूंकि भीम सेकेंड जो था उसके पास बड़ी सेना थी, वो काफी विशाल सेना को रखता था, और अगर हम बात करें यहाँ पर इस समय पर मोहम्मद गोरी की जो सेना थी वो काफी छोटी सेना थी। मोहम्मद गोरी उस सैन्य बल के मामले में उससे काफी कमजोर था। इसी कारण मोहम्मद गोरी को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा, और वो युद्ध छोड़कर भागा, समझ गए। और युद्ध छोड़कर वो भागा किस साइड? राजस्थान की ओर। और जब वो राजस्थान की ओर भागा तो उसका पीछा किया किसने? भीम सेकेंड की आर्मी ने या भीम सेकेंड की सेना ने। तो भीम द्वितीय की सेना उसका पीछा करते करते गई, और दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया राजस्थान के माउंट आबू में। क्लियर। ये बात ध्यान रखिएगा, राजस्थान के माउंट आबू वाले क्षेत्र में दोनों ही सेनाओं के बीच में एक भयंकर जो है युद्ध लड़ा गया, एक अटैक हुआ, एक बड़ा सा युद्ध हुआ। और उस युद्ध में भीम सेकेंड ने डिफीट कर दिया किसे? महमूद गजनवी को। तो ध्यान रखिएगा, भीम द्वितीय ने पराजित कर दिया था किसे? मोहम्मद गोरी को। क्लियर। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी नहीं जीता, इस युद्ध में कौन जीता है? भीम सेकेंड। ही डिफीटेड किसे? गोरी को। तो गोरी को पराजित कर दिया और उसे कैद कर लिया, उसे किडनैप कर लिया। क्लियर। तो यहां पर क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे पहले मोहम्मद गोरी को भारत के किस शासक ने पराजित किया और उसे बंदी बना लिया? तो आंसर क्या होगा? यहां पर जो आंसर होगा वो होगा भीम सेकेंड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑप्शन जो होते हैं उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन होता है, चूंकि हम सभी को पता है तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, बट वो फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट जो हराने वाले शासक थे वो भीम सेकेंड थे, भीम द्वितीय थे। कब पराजित कर दिया था? 1178 में। लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है या इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि उस भीम सेकेंड ने अपनी मां के कहने पर मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया? आजाद कर दिया। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद गोरी को आजाद कर दिया गया 1178 में, और फिर वो वापस अपने देश गजनी लौट गया, और फिर उसने कभी भी भूल के भी जो है आक्रमण करने की या अटैक करने की कोशिश नहीं की। कहां पर? गुजरात पर। क्लियर। उसने कई जगहों पर अटैक किए, लेकिन कहां पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की? गुजरात पर, क्योंकि वहां से उसे एक पराजय हाथ लगी थी। किसके द्वारा? भीम सेकेंड या भीम द्वितीय के द्वारा। क्लियर। देखिए, माउंट आबू जो है काफी ज्यादा फेमस है, हमने डिस्कस किया हुआ है, जैन रिलीजन में पढ़ा है। एक फेमस मंदिर है जैन धर्म का माउंट आबू पर या माउंट आबू पे, जिनका नाम है दिलवाड़ा के जैन टेम्पल या दिलवाड़ा के जैन मंदिर। क्लियर। तो यहां से वो वापस लौट गया कहां पर? गजनी। क्लियर। गजनी लौट गया, और फिर उसने वापस से ट्राई किया इंडिया में आने का, अपनी आर्मी को स्टेब्लिश किया, अपनी आर्मी स्थापित की, और अब गुजरात जाने की जगह उसने नॉर्थ इंडिया और कश्मीर वाले रीजन पर अटैक किए। समझ गए? उत्तर भारत और कश्मीर पर आक्रमण किया। समझ गए? और उसने उत्तर भारत और कश्मीर पर जब आक्रमण किया तो उसने कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया, और कुछ जो क्षेत्र उसने जीत लिए वो थे कश्मीर और सिंध। तो उसने इन रीजन्स पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टेब्लिश कर लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। कब? 1179 में उसने कॉन्कर कर लिया, उसने जीत लिया था सिंध और कश्मीर को। ही कॉन्कर्ड सिंध एंड कश्मीर इन 1179। इट मीन्स एक साल के बाद ही, 1 ईयर के बाद ही, 1178 के बाद जब उसे पराजय झेलना पड़ी भीम सेकेंड या भीम द्वितीय के हाथ, तब वो उत्तर भारत की ओर बढ़ा, नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ा, या इस डायरेक्शन में गया, और उसने कॉन्कर कर लिया है, उसने जीत लिया है सिंध को और किसको? कश्मीर को। समझ गए? और उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है कहां पर? उत्तर भारत में, सिंध में और कश्मीर में। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं। ये सब जब हो रहा था, ये सब जब हुआ था, जब नॉर्थ इंडिया में उसने इस पूरे रीजन को कैप्चर कर लिया था, उसी समय अगर हम बात करें इंडिया की कंडीशन, देखिए ये तो बाउंड्री वाला रीजन था,
उस समय अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत की अगर बात की जाए तो वहां पर दिल्ली, अजमेर और सांभर, जो राजस्थान में आता है, अजमेर और सांभर दोनों, तो दिल्ली, अजमेर और सांभर वाले रीजन पर, वाले क्षेत्र पर रूल करने वाले जो शासक थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान नॉर्थ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में रूल किया करते थे महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी के ही कंटेम्प्रेरी, उसी के समकालीन। किस रीजन में? अजमेर, दिल्ली और सांभर वाले क्षेत्र में। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान का। क्लियर? चलिए, तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो उस समय पर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो रूल कर रहे थे जो शासक, जिनका नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। क्लियर? जिस समय मोहम्मद गोरी सिंध और कश्मीर में रूल कर रहा था, उस समय अगर बात की जाए इंडिया की, क्योंकि सेंट्रल इंडिया ही मेन रीजन कहलाएगा, किसी भी कंट्री का सेंट्रल पार्ट अगर किसी ने कॉन्कर कर लिया है, इट मीन्स कि वो कंट्री उसके हाथ में आ गई है। क्योंकि अगर हम सिंध की बात करें तो वो एक बाउंड्री वाला रीजन हम समझ सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, जिस समय इन्होंने कॉन्कर कर लिया था सिंध और कश्मीर को, उस समय अगर बात की जाए तो उस समय भारत के, अगर हम मेन रीजन की बात करें, जैसे कि दिल्ली, अजमेर और राजस्थान का ही एक स्थान है जिसका, एक जगह है जिसका नाम है सांभर। सांभर लेक आप लोगों ने सुनी होगी। इन जगहों पर रूल कर रहा था चौहान वंश का एक शासक जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। तो यहां पर एक डायनेस्टी का रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था चौहान। कई बुकों में चहमान भी लिखा होता है, चहमान या चौहान। चौहान डायनेस्टी का एक रूलर रूल कर रहा था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज, या ही वॉज ऑल्सो नोन एज राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ही एक राइटर रहा करते थे, एक महान लेखक रहा करते थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। तो इन्हीं के एक राइटर थे, इन्हीं के एक लेखक थे, जिनका नाम था चंद्रबरदाई। क्लियर? और चंद्रबरदाई ने ही एक महान ग्रंथ लिखा है, एक महान नोवेल लिखा है, इपिक लिखा है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। चलिए, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को कि जिस समय गौरी रूल कर रहा था किस रीजन में, सिंध में और कश्मीर में, उस समय भारत के दिल्ली, अजमेर और सांभर में रूल कर रहा था चौहान वंश का एक शासक जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जिसे जाना जाता है राय पिथौरा के नाम से। और उसी के दरबार में एक राइटर रहा करता था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, जिसने एक महान ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान के जीवन के ऊपर। क्लियर? देखिए, यहीं पर अगर बात की जाए अजमेर की, तो अजमेर वॉज हिज कैपिटल सिटी। पृथ्वीराज चौहान की जो राजधानी थी वो क्या थी? अजमेर। तो अजमेर वॉज हिज कैपिटल। यहां पे आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, जो राजधानी थी वो कौन थी? अजमेर। क्लियर? राजस्थान का अजमेर उस समय पृथ्वीराज चौहान की राजधानी के रूप में जाना जाता था। देखिए, पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने लिखा है कि गौरी पृथ्वीराज चौहान पर बार बार आक्रमण करता था। अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, गौरी इन्वेडेड सो मेनी टाइम्स ऑन पृथ्वीराज चौहान। तो इस बुक में पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ये लिखते हैं कि बार बार आक्रमण किए जाते थे गौरी के, किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। क्लियर? लेकिन बार बार पृथ्वीराज चौहान उसे माफ कर देता था। क्लियर? बार बार पृथ्वीराज चौहान उसे क्या कर देता था? बार बार उसे माफ कर देता था। और ऐसा हुआ है 16 बार। इट वॉज हैपेंड 16 टाइम्स। 16 टाइम्स, 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने
मोहम्मद गोरी को क्या किया था, माफ कर दिया था। ये बात ध्यान रखिएगा, समझ गए। अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो बार बार वो आक्रमण करता था और बार बार ही पृथ्वीराज चौहान उसे क्या कर देते थे, माफ कर छोड़ देते थे। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब 17th टाइम, जब 17वीं बार उसने आक्रमण किया, जब 17th टाइम उसने आक्रमण किया, तो पृथ्वीराज चौहान का जो सब्र का बांध था वो टूट गया और दोनों के बीच में एक भयंकर, एक फेमस युद्ध लड़ा गया जिसे हम बोलते हैं द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। क्लियर, तो जो 17वां आक्रमण हुआ दोनों के बीच में, जो 17वां जो युद्ध हुआ दोनों के बीच में, उस युद्ध को हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो। हालांकि अन्य इतिहासकारों का यह मानना है कि इन दोनों के बीच में 16 बार कोई आक्रमण नहीं हुए, सिर्फ 2 आक्रमण हुए हैं, जो कि है बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर, तो अदर जो हिस्टोरियंस है, अगर उनकी बात माने तो सिर्फ 2 आक्रमण है। लेकिन अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो उसके अनुसार 17वां आक्रमण था और उसके बाद फिर 18वां। तो जो 17th इन्वेजन हुआ है, जो आक्रमण हुआ है, वो हुआ है 1191 में, और दिस बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, या ऐसा भी बोल सकते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। क्लियर, 1191। देखिए तराइन जो जगह है ना, ये हरियाणा के करनाल में है, समझ गए ना। ये प्लेस, ये जगह आज के समय कहां पर, हरियाणा के करनाल में तराबड़ी के नाम से जाना जाता है। उस समय इसे क्या कहा जाता था, तराइन। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जैसा कि हर बार होता है, इस बार भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को इस युद्ध में क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्लियर, और जैसा कि मोहम्मद गोरी हर बार जिस तरह से माफी मांग लेता था, इस बार भी उसने पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग ली, समझ गए ना। और चूंकि पृथ्वीराज चौहान हर बार उसे माफ कर देता था, तो इस बार भी पृथ्वीराज चौहान ने उसे क्या कर दिया, माफ कर दिया। क्लियर, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अलग अन्य इतिहासकारों के अनुसार सिर्फ 2 आक्रमण हैं, लेकिन पृथ्वीराज रासो को भी हमें साथ में लेकर चलना है, इसकी स्टोरी को भी साथ में लेकर चलना है। तो इस बार भी जब 17th इन्वेजन हुआ, जब 17 भिड़त हुई दोनों के बीच में, इस बार भी पृथ्वीराज चौहान ने उसे क्या कर दिया, माफ कर दिया। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो ये इतनी बातें मैंने आप लोग बताई कि तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय, अलग अन्य इतिहासकारों के हिसाब से क्या बात है और पृथ्वीराज रासो के हिसाब से क्या बात है। अगर चंद्रबरदाई सच कह रहा है, तो अगर चंद्रबरदाई की ही बात अगर सच है, तो इन दोनों के बीच 17वीं बार आमना सामना हुआ था और फिर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराकर माफ कर दिया था। क्लियर, अगर हम किसकी बात माने, चंद्रबरदाई की बात को माने, समझ गए। लेकिन यहां पर इस कहानी में एक मोड़ आता है, एक क्लाइमेक्स आता है, समझ गए। यहां पर इस कहानी में क्या आता है, मोड़ आता है, एक क्लाइमेक्स आता है, समझ गए। अब देखिएगा यहां पर, जब सिंध में रूल कर रहा था, जब सिंध और कश्मीर में रूल कर रहा था कौन, मोहम्मद गोरी। तो ये बात समझ गए, मोहम्मद गोरी रूल कर रहा था कहां पर, सिंध में एंड कश्मीर में, और पृथ्वीराज चौहान रूल कर रहे थे कहां पर, दिल्ली, अजमेर और सांभर में, समझ गए। जब मोहम्मद गोरी रूल कर रहे थे सिंध और कश्मीर में, और जब पृथ्वीराज चौहान रूल कर रहे थे दिल्ली, अजमेर और सांभर में, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, उसी समय उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, और कन्नौज हमने काफी डिस्कस किया हुआ है, काफी फेमस प्लेस था, इकोनॉमिकली दृष्टि से देखा जाए तो काफी संपन्न क्षेत्र माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रूल कर रहे थे एक रूलर, एक शासक जो बिलोंग करते थे गहलवाल डायनेस्टी या गहलवाल वंश। तो गहलवाल वंश या गहलवाल वंश के एक शासक जिनका नाम था जयचंद, और यदि हिस्ट्री में किसी को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो जयचंद का नाम उसने जरूर सुना होगा। 2 नाम मैं आप लोगों को बताता हूं, एक मीर जाफर और दूसरा जयचंद। इन्हें हम भारत के दुश्मन के रूप में भी जानते हैं, समझ गए। तो जयचंद जो था वो कहां रूल किया कर रहा था, गहलवाल डायनेस्टी का एक रूलर था, और जो रूल कर रहा था कहां पर, कन्नौज में। क्लियर, ध्यान रखिएगा। इसी की एक पुत्री हुआ करती थी, इसी की एक डॉटर थी जिसका नाम था संयोगिता। और ऐसा इतिहासकारों का मानना है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि
तराइन के प्रथम युद्ध में हराने के बाद, तराइन के प्रथम युद्ध में हरा देने के बाद, गोरी को प्रथम युद्ध में हरा देने के बाद पृथ्वीराज चौहान प्रेम प्रसंग में व्यतीत हो गया किसके साथ? संयोगिता के साथ। क्लियर? पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम करता था, यह बात ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से क्या किया करता था? प्रेम किया करता था। और जब उसने इस युद्ध में पराजित कर दिया गोरी को, उसके बाद उसका प्रेम प्रसंग क्या हो गया? शुरू हो गया। लेकिन इस बात को पसंद नहीं किया करता था कौन? संयोगिता का पिता, जिसका नाम क्या था? जयचंद। ये इस मुद्दे पर नाराज था और इस बात को पसंद नहीं करता था। ऑब्वियसली हर कोई यही चाहता है कि उसकी पुत्री का विवाह वहीं हो जहां वो चाहे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की इच्छा थी संयोगिता से विवाह करने की, क्योंकि वो उनसे क्या किया करते थे? प्रेम किया करते थे। तो वो चाहते थे कि उनका विवाह जो है वो किसके साथ हो? संयोगिता के साथ हो। क्लियर? तो क्या हुआ कि जयचंद ने एक स्वयंवर आयोजित कराया। समझ गए? जयचंद ने अपनी राजधानी में एक स्वयंवर आयोजित कराया, जिसमें सारे ही रूलर, सारे ही शासकों को क्या किया गया? इनवाइट किया गया उस स्वयंवर के लिए। समझ गए? लेकिन उसमें इनवाइट नहीं किया गया किसे? सिर्फ किस शासक को? पृथ्वीराज चौहान को। समझ गए? उसमें किसे नहीं इनवाइट किया गया? पृथ्वीराज चौहान को। इस बात को पृथ्वीराज चौहान ने अपनी ईगो पर लिया, अपने सम्मान पर लिया, और उसने उस भरे स्वयंवर से ही, पृथ्वीराज चौहान ने उस भरे स्वयंवर से ही संयोगिता को किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया और अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में ले आया और उसके साथ विवाह कर लिया। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या किया पृथ्वीराज चौहान ने? ये कहानी में एक स्टोरी में एक मोड़ कहां से आया था? इस युद्ध को जीतने के बाद प्रेम प्रसंग में व्यतीत हो गया था कौन? पृथ्वीराज चौहान। चूंकि संयोगिता के पिता इट मीन जयचंद नहीं चाहते थे ऐसा हो, बट उन्होंने क्या किया? एक स्वयंवर आयोजित किया और उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान के अलावा सभी शासकों को बुलाया। पृथ्वीराज चौहान ने इस बात को अपना अब ईगो पर लेते हुए उस स्वयंवर में गए और उस संयोगिता को अगवा करके अपने राज्य में ले आए और उसके साथ क्या कर लिया? विवाह कर लिया। मैंने डबल से आप लोगों को रिपीट कर दी स्टोरी। अब देखिए क्या हुआ आगे। ये सब हुआ। इस बात का सबसे ज्यादा अपमान, इस बात पर, इस एक्ट पर सबसे ज्यादा अपमानित कौन, किसे फील हुआ है? सबसे ज्यादा अपमान किसे फील हुआ है? जयचंद को। समझ गए? अब जयचंद का जो टारगेट है वो ये है कि वो इस अपमान का क्या करेगा? बदला लेगा। जयचंद इस बात से काफी नाराज हुआ है, काफी अपमानित हुआ है और वो अब इस अपमान का क्या करना चाहता है? बदला लेना चाहता है। क्लियर? यहां पर ये बात को यहीं पर हम खत्म करते हैं। अब देखिए आगे 1191 में गोरी को हरा दिया था, लेकिन गोरी भी काफी सख्त जान था और गोरी ने एक साल बाद फिर से योजना बना ली पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने की। समझ गए? तो यहां तो पृथ्वीराज चौहान अपने प्रेम प्रसंग और विवाह में बिजी थे और वहीं गोरी तैयारी कर रहा था डबल से आक्रमण करने की। समझ गए? और अगले ही साल 1192 में उसने डबल से क्या कर दिया? पुनः क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं अब सेकेंड इन्वेजन की। In 1192 सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, ये जो आक्रमण है ये कौन सा आक्रमण होगा? 18वां। पृथ्वीराज रासो में सिर्फ 17 आक्रमणों का उल्लेख है, लेकिन 17वें में हरा दिया था ऐसा उसमें लिखा है। समझ गए? 17वें में हरा दिया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और फिर जो 18वां आक्रमण हुआ है, 18th जो इन्वेजन हुआ है वो हुआ है 1192 में। जबकि अन्य इतिहासकार सिर्फ दो ही बोलते हैं, एक 1191 और एक 1192, जबकि पृथ्वीराज रासो में 18th इन्वेजन 18 आक्रमणों का उल्लेख है। तो देखिए 18वां जो आक्रमण हुआ ना 1192 में, इस आक्रमण को हम बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और ये जो युद्ध है ये हमारे इतिहास का सबसे फेमस या सबसे प्रसिद्ध युद्ध है। इट वॉज वेरी फेमस वॉर और बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हमारे इंडिया के इतिहास का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो युद्ध है वो कौन सा युद्ध है? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। क्लियर? ये बात ध्यान रखिए। क्यों ये फेमस है, क्यों ये प्रसिद्ध है?
क्योंकि इस युद्ध ने इतिहास को उलट दिया है। इस युद्ध के बाद भारत का जो इतिहास है वो बदल गया है, एक प्रकार से पूरी तरह चीजें उलट पुलट हो गई है। क्योंकि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो हर बार जीत जाते थे वो इस बार क्या हो गए हैं, हार गए हैं, और इस युद्ध को जीत लिया है किसने, मोहम्मद गोरी ने। क्लियर। तो यहां पर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन को कौन जीता, मोहम्मद गोरी जीता, और इस युद्ध में कौन हार गए, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में क्या हो गए, हार गए। क्लियर। ध्यान रखिएगा, गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, गोरी डिफीटेड ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। क्लियर। लेकिन ये इतना बड़ा उलटफेर हुआ कैसे, तो आप लोगों को पता है ना कि अपमानित कौन फील कर रहा था, कन्नौज का शासक जयचंद। इस युद्ध में उसने मदद की, उसने हेल्प की किसकी, मोहम्मद गोरी की, और मोहम्मद गोरी की मदद जब की गई जयचंद के द्वारा, और उसी मदद के कारण, उसी हेल्प के कारण पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में क्या हो गई, हार हो गई। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध में हार का जो कारण है वो कौन है, इस हार का कारण कौन है, जयचंद। तो जयचंद के कारण ही पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और जैसे ही मौका मिला गोरी को, जैसे ही मौका मिला गोरी को, उसने पृथ्वीराज चौहान की क्या कर दी, हत्या कर दी। समझ गए। तो अभी तक अगर बात की जाए, जो पृथ्वीराज चौहान 17 बार माफ कर चुके थे मोहम्मद गोरी को, उसे जब एक बार मौका मिला तो उस एक बार में ही उसने क्या कर दिया, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। क्लियर। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बात तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन ये बात हमने पढ़ लिया, लेकिन कहानी में एक जो है क्लाइमेक्स लाने की कोशिश की गई है, कहानी में एक थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने की कोशिश की गई है। किसकी कहानी में, चंदबरदाई की कहानी। कौन सी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की अगर बात की जाए तो यहां पर थोड़ा सा क्या किया गया है, ट्विस्ट लाया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। इस बुक में जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि पृथ्वीराज में ये लिखा है कि पृथ्वीराज रासो को इस युद्ध में हराया जरूर था मोहम्मद गोरी ने, लेकिन उसकी हत्या नहीं करी थी, जबकि उसे अंधा कर दिया था। उसकी हत्या नहीं करी थी, उसे क्या कर दिया था, उसे अंधा कर दिया था, और अंधा करके उसे कहां लेकर चला गया था, गजनी। क्लियर। तो क्योंकि 17 बार हराने के बाद माफ कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, तो उसने उसकी हत्या नहीं की है, गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं की है, उसका क्या किया है, उसे क्या कर दिया है, अंधा कर दिया, और उसे अपने साथ कहां लेकर चला गया, गजनी। लेकिन ये बातें, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ किसने कही है, चंदबरदाई ने। किस बुक में कही है, पृथ्वीराज रासो में। बाकी के इतिहासकार इस बात से भरोसा नहीं करते हैं, इस बात को वो सही नहीं ठहराते हैं। अब देखिए क्या हुआ, हम चंदबरदाई की बात कर रहे हैं, समझिए, पृथ्वीराज रासो की ही हम बात कर रहे हैं। तो उसे लेकर कहां चला गया, गजनी लेकर चला गया। क्लियर। ये यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।